करता है और उसके बाद आप अचानक भाजपा के समर्थन में खुलकर मैदान में अचानक नहीं आ गए। पार्टियां जब हम आमने सामने लड़ते हैं तो हम अपना चुनाव लड़ते हैं ना, हम किसी दूसरे दल के लिए थोड़ी लड़ते हैं। जितने 30 मार्का यहाँ लड़े हमारे सामने और लड़के देखे अपनी स्थिति को, उस पर बात न करें। यहाँ के लोग हम लोगों के साथ हैं। कितना सीरियस लड़ रही बहुजन समाज पार्टी, इसी से अंदाजा लगा लीजिए ना। आरोप लगा देना किसी के ऊपर गलत बात है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाइनमेंट रहता है, परोक्ष या परोक्ष रूप से हम लोगों के रिश्ते हमेशा बने रहे। हम अपने चुनाव में अपने खिलाफ रहते हैं, लेकिन ओवरऑल में हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कभी नहीं रहे। मैं संघ के कार्यक्रमों में हमेशा हिस्सा लेता हूँ, गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में हिस्सा। मेरे पिताजी संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे। नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन। हम पिछले 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लेकिन एक शख्सियत, एक व्यक्तित्व जिनकी चर्चा पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक की है, वो हमारे साथ हैं। धनंजय सिंह, उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो चर्चित चेहरा जिनके बिना न यहाँ की सियासत की कहानी पूरी होती है, न यहाँ की सियासत की कहानी शुरू होती है। हम लगभग 2 सालों के बाद मिल रहे हैं। हिंदुस्तान में आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। कैसे हैं? 2 साल के बाद आपसे मुलाकात। बिल्कुल ठीक हूँ तरुण जी, आपका स्वागत है जौनपुर में। सर, आपके विरोधी कह रहे हैं, बहुत एकदम सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपके विरोधी कह रहे हैं कि धनंजय सिंह डर गए, इस वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, टिकट वापस ले लिया। समर्थक कह रहे हैं कि समय की नज़ाकत थी और भैया ने सही फैसला किया। आपका पक्ष क्या है? पहले चीज़ जानिए कि धनंजय सिंह चुनाव के मैदान में नहीं थे। हमारी पत्नी को मुझे सज़ा हो गई एक मामले में, फर्जी मामला था जिसमें अब कोर्ट का वर्डिक्ट आया, लेकिन उसके बाद मेरी पत्नी को बीएसपी ने टिकट दिया था। वो टिकट जो है किन कारणों से कट गया आप देख रहे हैं। बसपा ने प्रदेश भर में पिछले कितने टिकट काटे हैं वो आपको दिख रहा है। और जौनपुर के टिकट को लेकर सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि एकमात्र ऐसी सीट थी जो दिख रही थी कि जीत रही है। और क्यों काटा बसपा ने, बसपा जाने। उस पर हम लोग बहुत कुछ बयान पहले भी आ चुका, क्या बार बार बोले उन बातों को लेकर। और उनकी पार्टी की अपनी ऐसी नीतियां रही हैं। इसके पहले बसपा ने हमारे साथ 2014 में यही काम किया, फिर 2017 में यही काम किया, तो हम तो दूरी बना लिए थे। लेकिन अब चूँकि पत्नी के साथ बसपा के लोगों ने बात किया, एक पुराना वो था, और बहुत सी चीज़ें बहुजन समाज पार्टी हम लोगों ने काम किया है। बहन मायावती जी को पता भी नहीं चलती नीचे कोऑर्डिनेटर लोग क्या क्या करते रहते हैं। इसीलिए बसपा का जो एक कोऑर्डिनेटर, देखिए आज सब जो जितने कोऑर्डिनेटर्स थे एक समय में, आज सब जाके किसी न किसी दूसरे दलों में एडजस्ट हो गए, चाहे जुगल किशोर हो, त्रिभुवन राम हो, त्रिभुवन दत्त हो, तमाम लोग हैं। गिनवाने का नाम वही गिनती नहीं है। तो धीरे धीरे सब बसपा को कमज़ोर करके चले गए। समाजवादी पार्टी क्योंकि आपके विरोधी हैं, और उनका एक पक्ष है कि वो इस मार्केट में और इस तमाम चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर धनंजय सिंह बने रहते निर्दलीय प्रत्याशी के तौर, उनकी पत्नी अगर बनी रहती तो हो सकता था चुनाव के बाद भाजपा अविश्वास प्रस्ताव यहाँ लेकर आती अध्यक्ष को लेकर। ऐसा मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आया था, जिला पंचायत अध्यक्ष। भाजपा हमारे खिलाफ लड़ी थी यहाँ पर, और उसका 3 साल हो गए। जिनको लाना होता ले आए, अभी आगे भी समय, जिसको ले आना हो ले आए। कोई वो नहीं, मैं देखूँगा कौन ले के आता है, वो तो छोड़िए, चुनाव की बात है, समझ रहे हैं। और मैं सब कुछ, जितने 30 मार्का यहाँ लड़े हमारे सामने और लड़के देखे अपनी स्थिति को, उस पर बात न करें। यहाँ के लोग हम लोगों के साथ हैं और लोग रहेंगे हमारे साथ। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ने की, मैं होता तो मेरी तैयारी इंडिपेंडेंट की ही लड़ने की थी, ठीक है। कोई नई प्रक्रिया नहीं है। 2022 में हम चुनाव लड़े थे ना, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो गई। तो समाजवादी पार्टी या जो भी राजनीतिक जो विरोध होगा तो विरोध, कुछ तो मुद्दे बोलेंगे ना। हम 20 में भी बाई इलेक्शन लड़े, 22 में विधानसभा चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। पार्टियां जब हम आमने सामने लड़ते हैं तो हम अपना चुनाव लड़ते हैं ना, हम किसी दूसरे दल के लिए थोड़ी लड़ते हैं। हम अपनी राजनीति करते हैं अपने तरीके से। हम लोग की जो है पॉलिटिक्स, उसको हम लोग करते रहते हैं। हमारे सामने जो भी होता है, हार जीत तो अपनी जगह है, लेकिन विरोधियों के पास और कोई मुद्दे नहीं होते। जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह का नाम लेना है, या उनका फ़ायदा लेना है, या उनके अगेंस्ट बोलना है, तभी राजनीति। इसके अलावा कोई राजनीति नहीं है। मैं देखता हूँ तमाम दलों के बीच में। अच्छा, एक आपने कहा कि पत्नी वापस हो गई, या बसपा के लोग हालांकि कुछ और कहते हैं कि वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगी, लेकिन अचानक आप फिर से भाजपा के झूठ बोलते हैं। इस तरीके की बातें नहीं बोलना चाहिए। इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है।
झूठ बोलते हैं लोग। आज प्रदेश में आपने पूछा इनसे बस्ती में क्यों टिकट काटा था? आप पूछे अमेठी में क्यों टिकट काटे? कहीं बयान दिए? यहाँ देने का, इसलिए कहीं का बयान आया हो तो बता दीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेटर्स नीचे, अब मैं इतना हम लोग मीडिया में नहीं बोलना चाहते चीज़ों को, क्या प्रैक्टिसेस हैं उनकी, एवरीबॉडी नोज दैट। तो वही वो लोग करते हैं यहाँ पर, उसी चक्करों में सब चीज़ें हुई हैं। और मेरे साथ ये इस तरीके का जो ब्लेम गेम चला उन्होंने, वो सिर्फ कारण ये था कि यहाँ पर दलित समाज जो है हम लोगों के साथ था। दलित समाज रिवोल्ट न करे, कोऑर्डिनेटरों को यहाँ नौजवान लड़के ये घेर लिए थे, उनको ऐसी स्थिति आ गई थी मारे जाते, तो इसलिए झूठा बोल के यहाँ से भागने का वो काम किया उन लोगों ने। और आप सोचिए, जो पार्टी कल जौनपुर में रैली थी, मैं सुना कि 5-6 लोकसभाओं की रैली एक जगह कर लिया आपने। इतना कितना सीरियस लड़ रही बहुजन समाज पार्टी, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए ना। आरोप लगा देना किसी के ऊपर गलत बात है। हम लोग सीरियसली अपना चुनाव लड़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी मेरे खिलाफ 2020 और 22 जमानत नहीं बचा पाई हमारे खिलाफ, यही बहुजन समाज पार्टी का आधार है। ये कह देना अलग बात है। आप होता क्या है ना कि नाम ले लेके उनकी दुकान चल जा रही, तो अपना खबरें बिक जा रही उसी आधार पर उनको। धन जी, मेरा सवाल दूसरा था, आपकी पत्नी का टिकट कटता है या वो वापस होती है? ठीक है, गलत है, टिकट कटता है। हाँ, मैं टिकट कटता है, आपके शब्दों को आगे बढ़ाता हूँ, टिकट कटता है, और उसके बाद आप अचानक भाजपा के समर्थन में खुलकर मैदान में आए। अचानक नहीं आ गए, हमारी राजनीति शुरू से रही। आप 2022 चुनाव जाके देखिए, मैं अपना चुनाव लड़ रहा था, भाजपा के खिलाफ लड़ रहा था। फिर भी मैंने इंटरव्यू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। आप ये भी आए थे तरुण जी, आप उठा के देख लेंगे, हिंदुस्तान के इंटरव्यू में आपने बोला। हिंदुस्तान के इंटरव्यू में, इसलिए ना कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाइनमेंट रहता है, परोक्ष अपरोक्ष रूप से हम लोगों के रिश्ते हमेशा बने रहते हैं। तो एक दूसरे को, ठीक है, हम अपने चुनाव में अपने खिलाफ रहते हैं, लेकिन ओवरऑल में हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कभी नहीं रहे हैं। क्या इसके पीछे संघ की नज़दीकियां किसी से छुपी नहीं? जो जानता है आपकी राजनीति को जानता है कि संघ के आप बहुत करीबी हैं और बहुत प्रिय भी हैं। मैं संघ के कार्यक्रमों में हमेशा हिस्सा लेता हूँ, गुरुदक्षिणा कार्यक्रम में हिस्सा। मेरे पिताजी संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे। 48 में जब संघ पे प्रतिबंध लगा था, उस समय वो 75 दिन जेल रहे। संघ शाखा प्रमुख थे, शाखा लगा 30 स्वयंसेवकों के साथ वो बंद रहे, 75 दिन जेल बंद रहे। गुरु जी, जब संघ पे प्रतिबंध लगा, गुरु जी जेल गए थे उस समय, गुरु गोलवालकर जी उस समय जो सर संचालक थे वो वो जब वो रिहा हुए तो 7 लोग रिहा हुए। तो एक बैकग्राउंड, हमारे पिताजी ने लगभग 37-38 साल भारतीय मजदूर संघ में काम किया, दत्तोपंत ठेंगड़े जी के साथ काम किया, तो एक वो बैकग्राउंड अलग है। तो पारिवारिक जो संस्कार, उसके अलावा हमारी पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंट की रहती है, राजनीति हम लोग करते हैं। हम लोग 2002 में चुनाव लड़ने आए तो लगा, तब उस समय भारतीय जनता पार्टी या कोई दल टिकट देने को तैयार नहीं था, कुछ क्योंकि छात्र जीवन मुकदमे लग गए थे। हम कभी भी चीज़ों को छिपाते नहीं हैं। छात्र जीवन में उस समय का दौर ऐसा था, लड़ाई झगड़ों में कुछ मुकदमे कायम हुए हम लोगों के ऊपर, तो लोगों ने दूरियां बनाई, हम लोग इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के गए। अच्छा, आप स्वीकार कर रहे हैं कि भाजपा से आपकी करीबी है, वैचारिक रूप से भी और वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी, जितने राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से मैं अपने नज़दीक पाता हूँ, नेशनल इशूज़ पे। तो कभी मन में ये विचार आया कि अब ज्वाइन ही कर लिया जाए, परोक्ष रूप से या पर्दे के पीछे से रहने के बजाय ज्वाइन ही कर लिया जाए? कभी इस पर आपकी तरफ से प्रस्ताव गया हो या आप? राजनीति चलती रहती है, नहीं, निश्चित रूप से प्रयास थे। हम तो एनडीए के हिस्सा रहे, जेडीयू एनडीए का हिस्सा ही थी। हाँ। तो हम एनडीए का हिस्सा थे ही। नहीं, वो परोक्ष रूप से, मैं कह रहा हूं प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से भी जब कभी अवसर आएगा देखा जाएगा, भविष्य का सवाल है। जब जहाँ वैचारिक सहमति होती है तो वहाँ एक दूसरे के साथ जाने आने में कोई गुरेज नहीं है। सर, जब बसपा ने आपका टिकट काटा तो सुनने में ये भी आया, लोकल लोगों से हमने फ़ोन किया, पूछा, तो उन्होंने कहा कि भैया के पास अब दिल्ली और लखनऊ से भाजपा के बड़े नेताओं का फ़ोन आया है कि हमको अपना समर्थन दीजिए। तो फ़ोन कहाँ से आया? दिल्ली से आया या लखनऊ से आया? कहाँ से बातचीत? वो छोड़िए, दल के लोग हैं, दल में स्वाभाविक सी बात है एक दूसरे का सहयोग। हम चुनाव जब लड़ रहे होते हैं, आज देश में प्रधानमंत्री जी का चुनाव है देश में, तो वो हर एक व्यक्ति को चाहते हैं कि लोग, पार्टी चाहती है कि एक छोटे से छोटे लोगों को समर्थन लेने का प्रयास करते हैं, प्रत्याशी दौड़ते हैं कि कोई कहीं से मिल जाए, कोई एक वोट की कीमत होती है। जब चुनाव जो लड़ रहा होता है सोचता है एक वोट जोड़ के हम चुनाव जीतें। पार्टियां उसी तरीके से होती है, हम एक सीट जीत के सरकार बनाएं। तो उस प्रक्रिया को सामान्य सी राजनीतिक प्रक्रिया है।
अच्छा फोन एक कहाँ से आया सर, आप डक करके क्वेश्चन? नहीं, फ़ोन की बात नहीं है। तमाम पार्टनर, वैसे भी हमारे पुराने संबंध है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के टॉप टू बॉटम सभी लोगों से हमारे संबंध है, तो एक सहमति बनी, पार्टी को मदद कर रहे हैं हम। आप एक और दूसरे पहले, अच्छा 2022 में किसका फ़ोन आ गया था? किसी ये कौन, आप देखिए कयासों पे राजनीति नहीं की जाती तरुण जी, क्योंकि 22 में तो हम खुलेआम बोल रहे थे। बिल्कुल आज भी जब हम रेस में नहीं हैं, जी। अगर मैं रेस में नहीं तो मैं भाजपा के साथ हूँ। 2019 में भाजपा के साथ था, क्या मैं कहा भाजपा ज्वाइन करने गया या कोई बात कहा? मैं 2019 में भारतीय जनता पार्टी की मदद किया था, चुनाव में तब भी नहीं था, तब इतने सवाल नहीं खड़े हुए। नहीं सर, तब भी हमने पूछा था, तब लेकिन भी- आप 22 में आपने कहा था कि यहाँ सीट छोड़कर बाकी हम भाजपा की मदद कर रहे हैं। हमने आपसे खुलेआम हाँ, कहा, ये तो- कोई अपना चुनाव लड़ते हुए, भाजपा के खिलाफ लड़ते हुए, बता दी दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश में। ये तो तो इसलिए ये कह देना कि हम भाजपा, कोई हम अचानक ऐसी घटना, एक्सीडेंटल घटना हो गई, ऐसी एक्सीडेंटल घटना नहीं है। हमने 22 में भाजपा की मदद की थी, उससे उनके खिलाफ लड़ते हुए और सीटों पे, और यहाँ पे भी मैं मदद कर रहा हूँ। नहीं लड़ रहा हूँ तो भाजपा की मदद करूँगा। सर, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ नहीं, वैचारिक रिश्ता है। कभी कभी होते हैं लोकल कन्फ्रंटेशंस होते हैं, बाकी ओवर उसमें देखता हूँ ओवरऑल कि हम बीजेपी के करीब पाते हैं अपने आप को वैचारिक रूप से, इसलिए हम साथ रहते हैं। आप कह रहे हैं कि एक दूसरे को हम सहयोग करते हैं, जाहिर तौर पे है कि आप खुलकर सहयोग कर रहे हैं। आप कल बस्ती में हरैया विधानसभा में प्रचार करने गए थे, जहाँ हरैया ने 4 विधानसभा में गया, हरैया गया था, कप्तानगंज गया था, महादेवा गया था, बस्ती प्रॉपर गया था। अच्छा हाँ। तो मुझे वहीं की जानकारी थी, माफ कीजिएगा। तो आप तो खुलकर सहयोग कर रहे हैं, हाँ। उधर से भी कुछ सहयोग का कुछ वादा है, कमिटमेंट है? नहीं, देखिए यहाँ सौदेबाजी तो नहीं, लोकतंत्र में सौदेबाजी नहीं। हम वैचारिक रूप से, मैंने कहा इस देश में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो तिहाई आंकड़े में पार कर रहा हो भारतीय जनता पार्टी के अलावा। और पिछले 2 चुनाव में 2014 आपने देखा, 2019 देखा, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया 2014 में कि हम 272 पार करेंगे और 282 सीटें पाई। फिर 2019 में नारा दिया हम 300 पार करेंगे, 300 पार हो गई सीटें। फिर उन्होंने नारा दिया हम 370 अकेले पार करेंगे। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी होती है वो ठीक, और एकमात्र ऐसा दल है देश में जो 24/7 राजनीतिक कार्यक्रमों में लगा रहता है। राजनीति नीति और कार्यक्रमों पे चलता है। जब कार्यक्रमें नहीं रहेंगे, भारतीय जनता, अभी चुनाव खत्म होगा 24 का, तो अगले चुनाव की प्रक्रिया में प्रारंभ हो जाएंगे। जो दल जितना सक्रिय होता है उस दल को उतना एडवांटेज मिलता है, और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को हमेशा एज रहेगा। जौनपुर और मछली शहर की क्या स्थिति है? दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, दोनों सीटें। जौनपुर पिछली बार हार गए थे और मछली शहर हारते हारते बचे थे। इस बार देश दोनों की से- सबसे कम मार्जिन से निकली सीट थी वो, 181 वोट से जीते थे बीपी सर। देखिए, पिछला चुनाव जो था एक जाति समीकरण का चुनाव था। बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था, और उस गठबंधन में भी ऐसा नहीं था कि बहुत 10 सीट बस बहुजन समाज पार्टी को मिली, 5 पाँच सीट सीट गिरते सपा पड़ते समाजवादी पार्टी को मिली, जबकि उसमें 2 महत्वपूर्ण सीटें वो लोग हार गए। धर्मेंद्र जी हार गए बदायूं, और क्या कहते हैं अमेठी से नहीं उसको देखो तो कांग्रेस डिम्पल जी कन्नौज से से हार भी, गए। और प्रोफेसर राम गोपाल जी के बेटे अक्षत हार गए फिरोजाबाद से। सोचिए, इतनी 3 इम्पोर्टेंट सीटें चुनाव लूज किए लोग। इस बार आपको क्या लग रहा है यूपी में, क्या ओवरऑल पिक्चर क्या रहेगा? ओवरऑल पिक्चर हमें लगता है कि पिछली बार से अच्छी रहेगी। कमोबेश स्थिति 14 और 19 के बीच की रहेगी। 68-69 सीटों को मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। 67-68 सीट। हम राजा भैया से भी मिले थे, हमने उनसे भी पूछा था हाँ। कि आपका आकलन क्या है और किन किन सीटों पे, तो उन्होंने एक आकलन दिया था। जी। अभी 4 दिन पहले ही हम उनसे मिले थे। आपको जो आप कह रहे हैं कि 68-69 सीट, कौन सी प्रमुख सीट है जो भाजपा हार रही है? अब देखिए, जिन सीटों पे चुनौती है, जैसे मैनपुरी चुनौती है, कन्नौज अखिलेश जी स्वयं लड़ रहे हैं, आजमगढ़ सीट है, इसी तरीके की सीटें हैं जो, जैसे मान लीजिए अमेठी रायबरेली हमेशा चुनौतीपूर्ण सीट रहती है, इसी तरीके की सीटें हैं। और कोई बहुत ऐसा कोई प्रोमिनेंट सीट अचानक कोई जीत रही है, ऐसी सीटें जो परंपरागत सीटें कुछ हैं, उसी सीटों पे लड़ाई। तो क्या हम देखेंगे कि 25 के बाद आप गाजीपुर, चंदौली, इन तमाम इलाकों में भी भाजपा के लिए या अपने जो आपके जिसके अच्छे संबंध उनके लिए वोट मांगते हुए दिखेंगे? नहीं, निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, और हम बलिया जाएंगे जरूर से। अच्छा। नीरज जी से, चूँकि हम लोगों के बहुत पारिवारिक है, मैं जाके बलिया 3-4 दिन रुकूंगा वहाँ पे। 25 के बाद से 26 में बलिया रुकूंगा, और नीरज जी चुनाव जीत के जाएं, बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है उनको सदन में रहना चाहिए,
और अपनी भूमिका देश के लिए अदा करें। यहाँ की जातीय समीकरण की आपने बात की, तो बाबू सिंह कुशवाहा को उतार कर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश यहाँ भी हुई है। कहा गया जब तक आप मैम लड़ रही थी तब तक कहा गया कि त्रिकोणीय मामला है, तब तक ठीक। अब नेक टू नेक मतलब सीधा सीधा आमना सामना लड़ाई है। कोई त्रिकोणीय मामला नहीं था यहाँ। अगर बहुजन समाज पार्टी से पत्नी मेरी लड़ती रहती, एक तरफा मामला था, कम से कम 1.5-2 लाख वोट से यहाँ चुनाव जीतती। कहीं कोई लड़ाई नहीं थी। ये सब कहने की बातें हैं और हो सकता है इन्हीं सब कारणों से ऐसा हुआ हो, और सिर्फ जौनपुर सीट इतनी चर्चा में आई उन्हीं के लड़ने की वजह से, ये भी आप लोगों को मालूम है। नहीं तो देश में बहुत सी सीटों पे चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये तो हमने पहले ही कहा कि उत्तर तो ऐसा नहीं था कि हम लोग चुनाव एकदम कंफर्म जीतते, कोई वो नहीं था। अब जो भी परिस्थितियाँ रही उस पर अब बहुत बात आगे बढ़ गई है। और जाति समीकरण यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आप जाने सपा बसपा गठबंधन के बाद से गिरते पड़ते 80,000 से पिछली बार चुनाव जीत गए थे। ठीक है, इस बार आप कम से कम हारेंगे नहीं कुछ तो 1-1 लाख वोट से ऊपर से चुनाव हारना चाहिए। हम 4 जून को फ़ोन करके पूछेंगे आपसे, पूछ लीजिएगा, आपको हम बताएंगे। आपको जाति समीकरण, देखिए हर चीज़ जाति नहीं होती है, और हम लोगों ने जात की राजनीति नहीं की है। और अगर हम साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो मान के चलिए कि जो जाति के समीकरण है वो टूट जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी अच्छी मतों से यहाँ से चुनाव। इसीलिए भाजपा की यहाँ लोकल यूनिट और प्रदेश यूनिट राहत की भी सांस ले रही। चलिए धनंजय सिंह नहीं, ऐसा नहीं कहते, गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल है और उसको धनंजय सिंह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हमारे जो सहयोगी साथी हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं, और करना चाहिए। बड़बोलापन नहीं होना चाहिए राजनीति में। हमारी जितनी छोटी सी अपने ज़िले में जो भी हमारे अपने लोग हैं, 25 सालों की राजनीति में हम लोगों ने चूँकि व्यक्तिगत राजनीति किया, व्यक्तिगत रिश्तों की राजनीति किया है, वो जो एक जुड़ाव है वो कहाँ जाएंगे लोग, और वो लोग जल्दी हम लोगों की बातों से सहमत भी रहते हैं। और वैचारिक रूप से ज़मीन पे हम लोग राजनीति करते हैं, लोगों के हित सुख दुख में खड़े रहने की राजनीति करते हैं। नाजायज़ हम लोग कोई ज़िले में इस तरीके का कोई वो नहीं करते हैं कि फर्जी टिप्पणी की जाए किसी के ऊपर, जाति टिप्पणी की जाए, इस तरीके की चीज़ों से बचा जाता है। समाज में हर वर्ग को लेके साथ चलने का प्रयास किया जाता है। इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स में यही खासियत भी है कि हम एक वोट, हर जो भी वर्ग हमें वोट दिया है, अमीर हो गरीब हो, चाहे जिस जात धर्म मजहब का वोट हो, हर व्यक्ति का सम्मान है। और लोकतंत्र में ही, और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी समाज में हर वर्ग को साथ लेकर साधने का काम करती, सभी को अपने साथ रखने का काम करती। जाति समीकरण देखती है, सामाजिक समीकरण देखती है, धार्मिक देखती है, हर चीज़। इसीलिए इतने अनुसांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी में है कि आप उससे देख सकते हैं सबको जोड़ के करने का। आप लगातार, मतलब साफ है कि इस इलाके में आपका एक रसूख है, दबदबा है। लेकिन जब मैं देख रहा था आने से पहले, तो देखा था कि 2009 के बाद आप, मतलब 9 में चुनाव जीते थे बसपा से। क्या वजह रही कि आप उसके बाद से सदन तक नहीं पहुंच पा रहे, किसी सदन तक? हो सकता है भाग्य का कुछ दोष हो, बाकी तो पुरुषार्थ का कोई दोष नहीं है। हमारा हर बार वोट बढ़ जाता है, कभी 2000-4000 से चुनाव रुक जाता है, और इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। मैं तो यही मानूंगा, बाकी मैं नहीं रहा, लेकिन हमारे सहयोगी हमेशा सदन में रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। हम वैसी समाजवादी पार्टी की सरकार में 2016 में हम लोग MLC का चुनाव यहाँ जीत गए, प्रिंसू जी। तब भी भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार थी, हम लोग खिलाफ लड़ी थी, 200 वोट हो पाए थे, हम लोग 2000 वोट पा के चुनाव जीते। 1000 वोट से चुनाव हो रहा था समाजवादी पार्टी को, उन्हीं की सरकार में, ऐसा थोड़ी था। और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम 21 में जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। 19 का चुनाव हम नहीं लड़ते हैं। फिर 19 के चुनाव में हम नहीं लड़े हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हमारे मल्हनी से 76,000 वोट मिला था। और वही 2020 में 1 साल बाद बाई इलेक्शन होता है। बाई इलेक्शन जानते हैं, अब सरकार का चुनाव माना जाता है, कोई भी सरकार हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बची है। तो एक जो कमोबेश कहने का तात्पर्य है कि जो वोट का वो है, जो हमारा वोट है वही भाजपा का वोट है, कॉमन वोट है। कॉमन वोट है। और जो राजनीतिक लड़ाई हमारे ज़िले में है, वो समाजवादी पार्टी के साथ हम लोगों की वैचारिक लड़ाई यहाँ चलती रहती है ज़िले में, ज़िले की राजनीति में। तो उस समाजवादी पार्टी की लड़ाई के खिलाफ हमारे साथ बसपा के लोग भी बहुत टूट के रहते हैं, भाजपा के लोग भी रहते हैं। ये 20-25 सालों से अनवरत चला आ रहा है। सर, पिछली बार जब हमसे बात हो रही थी तो आपने कहा था, ये सवाल किया गया था, तो आपने तब कहा था कि मल्हनी का जो परसीमन हुआ है उसमें भी बहुत बड़ा हाथ है कि दिक्कत जो खड़ी हो रही है। नहीं, एक बड़े नेता थे हम लोग, आज दिवंगत हो गए हम लोग के, पारसनाथ जी अच्छे। हाँ, हम लोग चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन हम लोग रिश्ते भी अच्छे रहे। देखिए, राजनीति में ही खूबसूरती होती है, रिश्ते आप अच्छे रखिए,
चुनाव तो आज है, फिर कल होगा। चुनाव तो हिंदुस्तान में हर 2 साल में विधानसभा 27 में हो जाएगी, फिर 29 में लोकसभा होगी, तो हर साल चुनाव है। इसीलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है। तो चुनाव से सामाजिक रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए, प्रभाव नहीं आना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को भी अपने कार्यकर्ताओं को ये सीख देनी चाहिए कि चुनाव है, चुनाव को हेल्दी मोड में लीजिए, चुनाव लड़िए, लेकिन आपसी वैमनस्यता, आपसी सौहार्द, ना शादी विवाह, एक दूसरे के सुख दुख में सब लोग आते जाते रहते हैं, ये रहना चाहिए इस पे। फिर वो मल्हनी वाला प्रश्न किस नहीं, मल्हनी उसमें डिलिमिटेशन जब हुआ था 2006 में, माननीय मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे और रारी हमारी सीट हुआ करती थी। रारी से हम 2 बार मैं था, फिर पिताजी से 3 चुनाव हम लोग जीते रारी से। रारी समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट थी। जब कांग्रेस बसपा का गठबंधन हुआ था और भाजपा अपने चरम पे भी थी, तब भी रारी जो है समाजवादी पार्टी जीत जाती थी। तो उस समय जो जाति समीकरण था उसमें, अब जाति समीकरणों की बात हम ना करें, लेकिन ऐसा था कि हम वहाँ पे ठीक थे, कंफर्टेबल थे। हमने समाजवादी पार्टी को 3 चुनाव लगातार हराए वहाँ पर। उसके बाद उसमें जो है कुछ सीट जो हम लोगों के जो हमारे वोटर थे उनका वोट कटवा के जो समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोटर थे उनका संख्या बढ़ाई गई, तो उसमें थोड़ा सा समीकरण बदला। लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं, हम तो रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी। इसका कभी दुख नहीं हुआ जिस 2002 में जिनकी सरकार आप लोगों ने बचाई, जिनको मुख्यमंत्री आप लोगों ने बनाया, निर्दलीयों की सहायता और तमाम टूट के कारण बसपा में मुलायम सिंह यादव को सत्ता मिली थी दोबारा, कभी दुख नहीं हुआ अभी मुलायम सिंह यादव डिलिमिटेशंस करते हैं तो धनंजय सिंह का नुकसान किस बात का दुख? वो अपने पार्टी के हित के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि रिश्तेदारी निभा रहे हैं कि दुख होगा वहाँ। वो राजनीति कर रहे हैं, उनके अपने दल के हित की बात करेंगे और हम अपने उसकी बात करेंगे। और सही बात, 2002 में जब वो लड़ाई हुई थी, वो माननीय मुलायम सिंह जी की वजह से लड़ाई नहीं हुई थी। वो लड़ाई हुई थी कि निर्दलियों का अपमान करने की बात थी। उस समय कहा गया कि निर्दलियों को हम मंत्री नहीं बनाएंगे, और निर्दलियों के सहयोग से सरकार चल रही है और कह रहे हो निर्दलियों को मंत्री नहीं बनाएंगे। ये लोकतंत्र में कौन सी भाषा? उसी बात को लेकर विरोध हुआ और उसी में फिर सरकार, हम लोगों को 1 साल जेल रहना पड़ा, उसमें राजा भैया रहे, कोटा झेलना पड़ा, हम लोगों को रासुका झेलना पड़ा, तमाम उसमें बहुत लड़ाई चली। और प्रदेश के लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उस समय सब लोगों की बहुत सहानुभूति हम लोगों के साथ रही। जितना भी आभार दिया जाए कमी होगा। और 1 साल बाद सरकार चली गई। जब सरकार गई तो विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी थी। उस दौरान नो डाउट उस लड़ाई में माननीय मुलायम सिंह जी हम लोगों से जेल मिल रहे हैं, हम लोगों के साथ खड़े रहे। तो जब सरकार बनने की नौबत आई तो माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने। ठीक है, वो अपने दल की बात करेंगे, हम उनके दल में नहीं हैं, हमारी अपनी अलग राजनीति। देखिए, चुनाव जीत के जाना, सरकारों का सहयोग करना, सरकार बना, वो एक अलग प्रक्रिया है। चुनाव लड़ना, चुनावी राजनीति अलग है। दोनों का घालमेल मत करिए। ठीक है, तो धनंजय सिंह जी थे, जैसा हर बार बेबाक और स्पष्ट बोलते हैं वैसा उन्होंने बोला। उनका दावा है कि मछली शहर और जौनपुर में इनके समर्थन की वजह से भाजपा के दोनों कैंडिडेट कृपाशंकर सिंह जौनपुर से और मछली शहर से बीपी सरोज संसद में जाएंगे। ये तो 4 जून के जब चुनावी नतीजे स्पष्ट होंगे तब पता चलेगा कि जौनपुर और मछली शहर की जनता ने किसे भेजा। लेकिन पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम चेहरा जिनसे हम बात कर रहे थे, हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में अगले कुछ दिनों में हम कुछ और जिलों में जाएंगे, वहाँ की चुनावी राजनीति और वहाँ के प्रमुख चेहरों से आपके हिस्से का सवाल लगातार पूछते रहेंगे। नमस्कार।